जय माता की मित्रों, हम लोगों के नक्षत्रों की सीरीज शुरू हो रखी है और 27वां नक्षत्र तक के पाठ आपको पोस्ट किए जा चुके हैं। आपने सुने भी होंगे। कोशिश यही है कि नक्षत्रों के बारे में जितना कुछ बता सकते हैं वो आपको बताया जाए, और ऐसा तो संभव ही नहीं है कि सब कुछ बता सके, क्योंकि सब कुछ बताने के लिए सब कुछ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जितना है वो प्रोवाइड करवा सकते। बाकी जो माँ भगवती की इच्छा है उसके अनुसार आप लोग भी जो हमको कमेंट के द्वारा जो बताते हैं उस पर भी रिसर्च करते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं, और कहीं से अगर कुछ अच्छा निकल के आ रहा है तो ज़रूर उसको एक्सेप्ट करते हैं। ज्योतिष का मकसद बहुत से पाठों में हमने आपको बताया है कि ये नहीं है कि आप अपना भविष्य जाने, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ज्योतिष उसके लिए बना ही नहीं है। ज्योतिष बना है आपकी दिनचर्या के लिए, आपके संस्कारों के लिए, आपको जीने के लिए किस तरह के काम करने चाहिए, किस तरह के नियम आपको बनाने चाहिए, जो पूर्वजों के द्वारा हम लोगों को हर घर के संस्कार स्वरूप में हम लोगों को मिलते हैं, वो ज्योतिषी है। माता पिता के चरण छूना, देव दर्शन करना, मंदिर जाना, किसी का भला करना, ये पूरी तरह ज्योतिष के ऊपर निर्भर है। सब कुछ ज्योतिष के द्वारा, कि किसी भी ग्रह का कोई खराब इफेक्ट मानव जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो, वैसे नियम हम लोगों के पूर्वजों ने बनाए थे। तो चलिए, नक्षत्रों के बारे में डिटेल से अभी चर्चा चल रही है। किस नक्षत्र में कौन से ग्रह किस तरह के फल हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, उसका एक इंडिकेशन पुस्तकों के द्वारा मिलता है। बाकी आपकी अपनी रिसर्च है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो पुस्तकों में लिखा है वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पुस्तकों के जो सूत्र है उससे आप कुछ प्रभावित होते हैं, और उसके बाद में आपकी रिसर्च चलती है, आपका अभ्यास चलता है उनके ऊपर कि आप किस तरह से इसको समझ सके। हम लोगों का मकसद ये जानना है, या आम आदमी का मकसद ये जानना है कि भविष्य में क्या होगा, जबकि ज्योतिष ये बोलता है कि भविष्य आपका कैसे अच्छा होगा, उसके लिए आज आप अपने आप को आज चेंज करें तो कल आपका भविष्य अच्छा होगा। तो फिर क्या प्रारब्ध का जो ज्योतिष में, जो कुंडली में लिखा है, उसका कोई मूल्य नहीं है? 100% मूल्य है। उसको जानने के पहले आपको उस ज्ञान को प्राप्त करने की आपके अंदर क्षमता भी होनी पड़ेगी। इतना आसान तो हमको तो नहीं लगता कि है। हाँ, ये अलग बात है, वर्तमान का परिदृश्य थोड़ा अलग है। हम लोग एक ग्रह को या एक पोस्ट को उठा के हम लोग उसके बारे में बोल देते हैं कि इसका ये यहाँ होगा तो ऐसा होगा, जबकि हजारों लाखों कुंडलियां देखने के बाद वैसा कुछ मिलता नहीं है। किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए, हम इन बातों में नहीं जाके डायरेक्ट हम जो बोल सकते हैं, हम जो बता सकते हैं, क्योंकि भ्रमित करने का काम हमसे नहीं होता है। चाहे आप सब्सक्राइब बढ़े नहीं बढ़े, चाहे लाइक हो नहीं हो, लेकिन जितने हैं सफिशिएंट है। हमारे अंदर इतनी ऊर्जा शायद नहीं है कि हम हजारों लाखों या करोड़ों को भ्रमित कर सके। हमारे अंदर उतनी ऊर्जा है कि कुछ आदमी जो हकीकत को जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि ज्योतिष वो ज्ञान है जो आपको उन ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है जिसके ऊपर बहुत कम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते। पूर्वा भाद्रपद 27वां नक्षत्र तक के पाठ दिए हुए, आज बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद। हालांकि प्रत्येक नक्षत्र के हमने एक प्रिलिमिनरी बेस पे बहुत पहले, 2 साल पहले ही शायद पाठ पोस्ट किए थे। अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व होगा, किस तरह का काम कर सकता है। और फिलहाल जो पाठ है, प्रत्येक नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह किस तरह के बैठेंगे तो उसकी दृष्टियाँ वगैरह से कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद में इन्हीं नक्षत्रों का एक एक पाठ, जो शायद लंबा हो सकता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो सकता है टाइम के अनुसार, लेकिन कोशिश करेंगे शब्दों को सीमित करने की। ज्योतिष में शब्द सीमित नहीं होते, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अनेक पुस्तकों में अनेक तरह की बातें लिखी हुई है। आपको कितनी बातों पे विश्वास है,
उसी अनुसार हम अपनी पोस्ट को डालते हैं आपके पास कि हमको जब तक विश्वास नहीं है, या हमने रिसर्च में नहीं देखा, या हमने अभ्यास में नहीं देखा, या हमारी आत्मा या हमारा मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम आपको नहीं देते। भ्रमित करने की कोशिश भी नहीं करते, और कभी ये दावा भी नहीं करते हैं कि ऐसा ही होगा। ये की है, इस की को खोल के अंदर में जो ज्ञान है, उसके लिए हर ज्योतिषी की अपनी एक यात्रा होती है, जो हर रूप में अलग अलग तरीके से हो सकती है। पुस्तकें आपकी सहायता करती है, गुरु का ज्ञान आपकी सहायता करता है, लेकिन यात्रा पे चलना खुद को पड़ता है। पूर्वा भाद्रपद कुछ इसी से इंडिकेशन है। 3 चरण आपके कुंभ राशि में आएंगे, 1 चरण मीन राशि में जाएगा। चरणाक्षर में से हो, सा, दा, दी, वैसे कुछ चरणाक्षर आएंगे कि आपका चंद्रमा अगर पूर्वा भाद्रपद में है और किसी चरण में है, तो आपका नामाक्षर ऐसा कुछ आता है, जो थंबनेल में हम आपको दे रहे हैं। हर पोस्ट में ये लगाया हुआ रहता है। एक नक्षत्र का स्वामी आपको गुरुदेव मिलेगा, और गुरुदेव से कनेक्टेड ये नक्षत्र रहता है। और इस नक्षत्र के बारे में विशेषता ये है कि ऐसा आदमी धार्मिक कर्मकांड में, ज्योतिष में कभी भी रूढ़िवादी नहीं होता है। नई रिसर्च को अपनाता है, अपने हिसाब से अभ्यास करता है, और उसके लिए कोई भी संपत्ति वगैरह का भी अगर अर्जन करता है तो सही रास्ते से करता है, भ्रमित करके नहीं करता है। नक्षत्रों में बहुत अच्छा बताया गया है। मध्यम कद का इंसान शांति प्रिय होता है, अपने सिद्धांतों पे अडिग रहता है, और गवर्नमेंट से कनेक्टेड सेवाओं में भी जा सकता है। ऐसा थोड़ा सा हमने इसके बारे में, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक इंडिकेशन या थोड़ी सी बातें आपको बताई गई है। बहुत ज़्यादा बातें इसके बारे में 2 साल पहले जो पाठ पोस्ट किए गए थे, हो सकता है उसका साउंड वगैरह अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे कोई इंस्ट्रूमेंट या वैसा कभी हमने सोचा भी नहीं कि इसको बहुत बड़ा बना के, बहुत बड़े लेवल पे आपको भ्रमित करके या कुछ इस तरह की पिक्चराइज करके आपको कुछ किया जाए, वैसा हमने सोचा भी नहीं। कोरोना काल था, और कुछ समय था शुरू से ये सब के अध्ययन या ये सब के बारे में जानने का। अपने अगल बगल के सर्कल में हम कुछ कोशिश करते थे, अदरवाइज हम प्रोफेशनल न कभी थे, और न ये इच्छा है कि कभी प्रोफेशनल हो। भगवान धन कमाने के लिए अलग जरिया दे रखा है, सर्विस वगैरह का, तो उससे संतुष्ट है, कोई टेंशन की बात है नहीं। कुंडली की रिसर्च या कुंडली के ऊपर अभ्यास जरूर करते हैं, लेकिन आम आदमी की देखना या सबकी कुंडलियां देखना इतना संभव नहीं है। और इसीलिए चैनल चलाया गया है कि आप अपनी कुंडली के ऊपर, जैसे किसी ने आपको दुर्योग बता दिया, कोई ऐसा योग बता दिया जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हैं, तो उस भ्रम से निकले। चैनल चलाने का मकसद केवल इतना है। अब इसमें सूर्य के फल के बारे में बात करते हैं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपके सूर्य देव हो तो आपको कैसा फल प्राप्त हो सकता है। प्रथम चरण, बच्चों से दूरी हो सकती है, जो कि व्यवहारिक में अगर हम लोग देखें वर्तमान परिदृश्य में तो प्रायकर होती है, क्योंकि छोटी छोटी उम्र में ही हम लोग उनको हॉस्टलों में भेजना एजुकेशन के लिए, या फिर हो सकता है कि आपका बर्थ प्लेस या आपका परिवार का प्लेस कहीं और हो, सर्विस के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े, तो प्रायकर ऐसा चीज़ होता है। दूसरे चरण में आपकी ससुराल बहुत पैसे वाली हो सकती है, और जल से संबंधित आपका कोई व्यापार हो सकता है। तीसरे चरण में कुछ बालारिष्ट योग की सूचना देता है, खासकर 2-3 साल तक, जो प्रायकर सब में होती है, क्योंकि 2-3 साल तक बच्चे की सब ऑर्गन इतने ज़्यादा फिट नहीं होते, और प्रायकर सर्दी जुकाम बुखार, तो हम लोगों को 5-7 साल तक ऐसे भी बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। बाकी कोई चीज़ यहाँ पे उसके बारे में नहीं बताई गई है। चतुर्थ चरण, मन से बेचैन होता है। बेचैन मीन्स एनी टाइम मन स्थिर नहीं होना, अलग अलग तरह के कई कामों के बारे में सोचना, कई चीज़ों के बारे में सोचना। तो उसके लिए फिर आपको चंद्रमा को भी देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या संभव है, क्योंकि किसी एक ग्रह से वही चीज हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी ग्रह की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और कौन से भाव में विराजमान है सूर्य देव आपके पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण में, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। अब विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां इनके ऊपर कैसे आएगी और उसका फल कैसे होगा।
वो प्रायकर जिस तरह से हम लोग ग्रहों और दृष्टियों के बारे में जब बात करते हैं तो कुछ बातें ऐसी है कि जिनके बारे में हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और फिर भी उस चीज़ों को हर पाठ में हमने बताया है कि सूर्य हो, शुक्र हो, चंद्रमा है, सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, इन सब के बारे में केवल इतना है कि इन लोगों को अभी जो बातें हैं, अभी जो चीज़ चल रही है कि केवल एक ही दृष्टि आएगी, सप्तम दृष्टि, और उसके ऊपर आपके मंगल की 3 दृष्टियां मिलेगी। सप्तम सबको है, मंगल के पास 2 अलग से है, चतुर्थ और अष्टम। लेकिन पुराने शास्त्रों को जब उठा के देखते हैं, उनके अंदर सब ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां हैं। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण, मतलब संपूर्ण दृष्टि। उस ज्ञान को अभी वर्तमान में नई पुस्तकों के साथ इनबिल्ट नहीं किया गया है। और ये जो पुस्तकें नक्षत्रों की हम लोगों को मिलेगी वो बहुत पुरानी मिलेगी। नई वाली पुस्तकों में शायद ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। तो इनमें वही बातें बताई गई है कि सूर्य की बुध के ऊपर भी दृष्टि हो सकती है, मंगल के ऊपर भी हो सकती है, शुक्र के ऊपर भी हो सकती है, या बाकी ग्रहों की अलग अलग ग्रहों पे 1 चरण, 2 चरण, कोई भी दृष्टियां हो सकती है। तो उसी के अनुसार इन पाठों को बताया गया है, जो प्रायकर बहुत से पाठों में हमने आपको बताया कि आप भ्रमित ना हो, क्योंकि वर्तमान का जो ज्योतिष चल रहा है वो सप्तम दृष्टि का चल रहा है, और मंगल, गुरु और आपका शनि का 2 दृष्टि अलग अलग बताई गई है, लेकिन पुरानी पुस्तकों में अलग दृष्टियां हैं। तो सूर्य देव के ऊपर जब चंद्रमा की दृष्टि होती है तो उसके अंदर कुछ जीवन का, मतलब सुख के विषय में थोड़ा आपको प्रॉब्लम देता है, और आपकी लेडीज या आपके आसपास जो लेडीज, कुछ ऐसा काम होता है कि जैसे आपका बिजनेस है और उस बिजनेस में जो सर्विस करने वाले हैं उसमें लेडीज़ों की मात्रा या फीमेल की मात्रा ज़्यादा होती है, या घर में भी आप केवल ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी काम को, लेकिन आपके घर की फीमेल उस काम में मेहनत ज़्यादा करती है और उसी से आपकी अर्निंग हो रही है। ऐसा कुछ इंडिकेशन यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि की वजह से प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि वकालत के पेशे से, या वकील, या आपका सर्विस प्रोवाइडर, कुछ कानून से संबंधित CA CS भी हो सकता है, उस पेशे में आपको सफल बनाने की प्रेरणा करती है। बुध की दृष्टि दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है, मतलब आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी दुश्मनी का जो क्षेत्र है, सामने वाले को जलन का जो चीज है, वो कुछ ज्यादा हो सकता है। और आपका व्यवहार भी कुछ अलग लेवल का होता है, आम आदमी की तरह नहीं होता है, वो अलग लेवल में बहुत से लेवल आते हैं। तो उसकी व्याख्या करना एक छोटे से वीडियो में बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, उससे क्या है, आपको भी पता चलेगा और हमको भी कुछ अलग पता चलेगा। गुरु की दृष्टि, ऐसा इंसान उदार होता है, परोपकारी होता है और बुद्धिमान भी होता है। शुक्र देव की दृष्टि सभी प्रकार के सुख जीवन में मिलने के संकेत होते हैं, और शनि देव की दृष्टि शत्रुहंता जैसा योग बनाती है, और आपके ऊपर शत्रुओं की ब्रह्मांड तो होगी लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ऐसा कुछ सूर्य देव पूर्वा भाद्रपद में और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां, ऐसा कुछ फल होता है। अब ये पुस्तक की बातें, जो प्रायकर पाठों का नियम हमने बना रखा है कि पहले वही बातें बताई जाएगी जो पुस्तक में जैसा लिखा है वैसा ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी बिना कोई भ्रम के कि उसको सुन के आपके दिमाग में कोई भ्रम पैदा नहीं हो। सॉरी। लेकिन क्या ऐसा ही होगा? अब ये बातें पुस्तकों की नहीं है, या आप ये सोच सकते हैं कि बहुत सी पुस्तकों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बातें अब चालू हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको बता दी गई कि चंद्रमा की दृष्टि या बुध की दृष्टि थोड़ा खराब इंडिकेशन देती है तो वैसा ही होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि आपका वो सूर्य पूर्वा भाद्रपद में कौन से स्थान पे विराजमान है, तो उस स्थान विशेष का क्या गुण है। हर कुंडली में 12 स्थान होते हैं, 12 राशियां होती हैं, स्थान भी 12 है, और हर स्थान का अपना एक महत्व है कि आपको लग्न देखना है तो आपको अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आप स्वयं है तो वो लग्न है। उसके अनुसार बाकी जो
बहुत से पाठों में हमने पूरी डिटेल में इस विषय में बताया आपको कि दूसरे स्थान को देखना है तो धन देखना है, वाणी देखना है, आपका जो परिवार है उसके विषय में देखना है, तीसरे स्थान है भाई बहन देखना है, पराक्रम देखना है। तो वैसे ही उस स्थान विशेष का एक अलग महत्व हो जाता है। ग्रह और नक्षत्र उसका एक कॉम्बिनेशन है जो जाके आपके स्थान के ऊपर हिट करता है। कि मान लीजिए आपके छठे घर में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर आपका सूर्य बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है शत्रुहंता योग तो यहां पे ऐसे ही बन गया। रोग और ऋण की शत्रुता जो आदमी को जीवन भर लगी रहती है उसको सूर्य यहां पे विच्छेद कर देता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके ऊपर शत्रुओं का कोई अटैक नहीं होगा, शरीर में कोई रोग नहीं होगा, ऐसा आदमी स्वस्थ होगा। तो क्या यहां पे चंद्रदेव की दृष्टि होने से जो फल बताए गए क्या वो खराब फल मिलेंगे? संभव तो नहीं है, क्योंकि सूर्य छठे घर में बहुत बलवान होता है। और चंद्रदेव की अगर दृष्टि आएगी तो कौन से स्थान से आएगी उसको देखना पड़ेगा। दृष्टि कितना परसेंट है, सप्तम स्थान से आ रही है या बाकी कोई स्थान से कोई दृष्टि आ रही है, तो उनके ऊपर वो देखना पड़ेगा कि आपको कौन से स्थान से आ रही है और कितना परसेंट है। पहले चरण की दृष्टि है तो 25% होगा, दूसरे चरण की 50% होगा, तीसरे चरण की है तो आपका 75% होगा, और चतुर्थ चरण मतलब संपूर्ण दृष्टि। तो ये सबका डीप प्रिडिक्शन करने के बाद में आप कुछ उसके नजदीक पहुंच सकते हैं कि वो फल किस तरह से प्राप्त होगा। बाकी ग्रहों की भी दृष्टियां हैं क्या, कितने परसेंट ग्रह आपको अच्छी दृष्टि दे रहे हैं और कितने परसेंट ग्रह आपको खराब दृष्टि दे रहे हैं, और उसका रूपांतर आपके जीवन में कैसे हो रहा है। और उसके बाद में सबसे बड़ा इसमें जो पॉइंट होता है वो ये है कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, किस तरह के मनुष्य के साथ आपका जीवन बीत रहा है, चाहे वो परिवार के हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे सर्विस सेक्टर या बिजनेस के अंदर हो। उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपको ग्रह की जो पीड़ा या जो लाभ, उसका फायदा आप कहां तक उठाते हैं। भौतिक जीवन में हम लोगों को केवल लाभ के बारे में सोचते हैं, क्या ग्रह ही लाभ देते हैं? आपके अपने कर्म का कोई महत्व नहीं है, बहुत महत्व है। और ग्रह का लाभ भी उसी कर्मों के अनुसार ही मिलता है आपको, क्योंकि ग्रह क्या सोचता है कि आपको धन चाहिए या आत्मिक सुख चाहिए। कोई ग्रह आपकी विश पूरी करने के लिए लायबल है, उत्तरदायी है। प्रारब्ध के द्वारा आप लेके आए हैं वो भाग्य, कि मान लिया कि विश पूरा करने के लिए आपका सूर्य उत्तरदायी है और वो आपको देगा, लेकिन आपकी विश क्या है? किसी को नाम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को भगवान की भक्ति चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, किसी को स्त्री सुख चाहिए, किसी को भोग चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए। तो सूर्य तो सबको सबके अनुसार नहीं दे सकता। वो पहले ये देखेगा कि आप कौन सी चीज के लिए लायक है, वो चीज आपको प्रोवाइड करवाएगा। कब करवाएगा? उसका जब समय आएगा, दशा महादशा या अंतरदशा में या गोचर में उसके बाकी ग्रह किस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे, उसी समय देगा। तो ऐसी बहुत सी बातें रिसर्च के द्वारा या कुंडली के अध्ययन के द्वारा, बाकी अभ्यास के द्वारा आपको ये सब बातें समझ में आएगी। ये सब बातें बताने का औचित्य या मतलब केवल इतना है कि किसी भी बात को, चाहे आप यहाँ चैनल में सुनो और बहुत से चैनल है ज्योतिषियों के, उनको सुनो, कि आप कोई भी योग से या दुर्योग से कभी भ्रमित नहीं हो। कोई भी चीज आपको इफेक्ट करती है उसमें ज्योतिष जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हम लोगों के मन में बैठ जाती है किसी चीज को सुन के, जो प्रायकर आपकी कुंडली में मिल जाती है, हजारों कुंडलियों में मिल जाती है, और आपने सुन लिया कि ऐसा होगा, तो वो मन में आपके बैठ गई कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। एक्चुअली वैसा होगा नहीं आपके साथ, आपने खुद इन्वाइट कर लिया, क्योंकि आपके मन में बैठ गई और गाये बगाए चलते फिरते उठते बैठते आप उसी मंत्र का जाप करते रहे। बोलते हैं ना, मानसिक जाप बहुत स्ट्रांग होता है। जब मानसिक जाप आपका चलना चालू हो गया कि आपका मंगल अष्टम में है और किसी ने बता दिया कि आपका एक्सीडेंट होने का योग है, और आपने उस एक्सीडेंट वाले मंत्र का जाप करना चालू कर दिया कि मेरा एक्सीडेंट योग है, अब नहीं होते हुए भी हो जाएगा, क्योंकि आपने उन शक्तियों को इन्वाइट कर लिया। तो सबसे पहली बात इतनी है कि सूर्य हो या चंद्रमा हो,
ये आपकी विल पावर को गेन करवाते हैं। कुछ ऐसे काम कीजिए, अपने मन को इस तरह से कंट्रोल में कीजिए कि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिससे किसी भी कोई भी अनर्गल बातें या आपको दुखी करने वाली बातें, भ्रमित करने वाली बातें, उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो। वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।